वेलकम टू फतूर इश्क बाय बीटी राइड्स एपिसोड नंबर 14। दलारा और सारा मलिक भरपूर शॉपिंग करके मालिक हाउस पहुंची थी, जहां लॉन्च में वहाज मलिक और नीसा इनका इंतजार कर रही थी। आ गई बेगम, कर ली शॉपिंग या पूरा मुल्क खरीदना बाकी रह गया है? वहाज मलिक ने अपनी बीवी पर तंज किया था। सारा मलिक ने इन्हें खूनखार निगाहों से देखा, आंखों ही आंखों में ऐसा वार्न किया कि अगर वो मजीद कुछ बोला तो रात का खाना नसीब नहीं होगा। फिक्र मत कीजिए, वहाज मलिक मुस्कुराए। जब मेरी प्रिंसेस घर पर मौजूद है तो मुझे खाने की कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने जानबूझकर आग में घी डाला। सारा मलिक की निगाहें अब निसा पर टिकी थी, जो फौरन माँ की घूरी से बचते बाप के सीने में मुँह छुपा गई। ये बात याद रखिएगा वहाज, मैं कुछ नहीं भूलती। सारा मलिक पूरे इसरार मुस्कुराहट के साथ बोली थी, अभी तो आपकी लाडली आपके पास है, लेकिन जिस दिन इसकी शादी होगी और वो ससुराल चली जाएगी, उस दिन देखना मैं कैसे बदले लेती हूँ। वहाज मलिक हंसी दबाते बोले, कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी। जो भी मेरा दामाद बनेगा उसे तो मैं घर जमाई बना लूंगा। फिर वो और फिर वो और आप मिलकर घर के सारे काम करेंगे। इसी तरह हमें सर्वेंट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। उन्होंने आग दबाई और जलाने वाली मुस्कुराहट सारा की जानिब फेंकी, फिर निसा की जानिब मुतवज्जे हुए। क्यों प्रिंसेस, आइडिया अच्छा है ना? निसा ने फौरन से दयान को घर के सारे काम करते हुए तस्वर किया था और खिलखिलाकर हंस पड़ी। वहाज मलिक ने इसके सर पर प्यार से बोसा दिया। तुम बाप बेटी को मैं अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी, सारा मलिक ने बाजू बांध कर कहा। जब मेरी बहू आएगी जो मेरे सारे जो मेरी जब मेरी बहू आएगी जो मेरी तरह स्टाइलिश, मॉडर्न, पार्टी और शॉपिंग के शौकीन होगी, फिर हम दोनों मिलकर आपके सारे पैसे उड़ा देंगे और आपको गंजा कर देंगे। तौबा करो सारा, वहाज मलिक हंस पड़े थे। तुम्हारी जैसी भतीजी क्या कम थी जो अब वैसी ही बहू भी लाना चाहती हो? मैं तो बर्दाश्त कर चुका हूँ, लेकिन तुम्हारा वो नाकाम डरपोक बेटा ऐसी लड़की को हैंडल नहीं कर पाएगा। उनका पहला जुमला मजाहिया था, मगर आखिरी अल्फाज ने माहौल को सख्त और बोझल कर दिया था। सारा, नीसा और दुलारा तीनों के चेहरे उतर गए। सीढ़ियों के नीचे उतरता निहाल भी ये सब सुन चुका था, मगर उसने बस सर झटका था और सीधा डाइनिंग टेबल की जानिब बढ़ गया। वो चुपचाप अपनी प्लेट में खाना सर्व करने लगा। निहाल को देखकर दलारा की सुबह यूनिवर्सिटी वाली बात याद आई और माहौल हल्का करने के लिए उसने मजाक करने का फैसला किया। फूफा जान, वो शरारत से बोली, ये निहाल का बच्चा बहुत बदल गया है, अब हम सबसे बात भी नहीं करता। और आज यूनिवर्सिटी में पता है क्या किया था और आज यूनिवर्सिटी में पता है क्या कह रहा था? सारा और निशा के चेहरे फौरन से पक पड़ गए, मगर दुलारा अपनी धुन में बोलती गई। ये कह रहा था आप दोनों के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं क्योंकि आप बहुत रूड हैं और आप इसे ज़बरदस्ती अपने जैसा वकील बनाना चाहती हैं, लेकिन इसके बोलने की प्रॉब्लम की वजह से वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर सकता। दलारा, बस करो। सारा मलिक ने बेचैनी से इसे रोकना चाहा, मगर वहाज मलिक ने इन्हें बीच में ही टोक दिया। तुम बोलो दुलारा। और क्या कहा उसने? उनकी आवाज़ सर्द मगर खौफनाक थी। वो और भी बोलता, लेकिन मैं बीच में आ गई और इसे डांट दिया तो इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। दलारा ने गाल पर हाथ रखकर एक्टिंग की। अब सारा मलिक को महसूस हुआ कि बात हाथ से निकल चुकी है। वहाज मलिक गुस्से से उठ खड़े हुए। निशा ने फौरन से इनका हाथ पकड़ा, मगर उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़वाया और सीधा निहाल की जानिब बढ़े। निहाल अब सर झुकाए खाना खाने में मसरूफ था। जो कुछ दुलारा ने कहा था क्या वो जो कुछ दुलारा ने कहा क्या वो सच है? वहाज मलिक इसके सर पर खड़ा धड़ा था। निहाल ने बस एक नज़र उनकी जानिब उठाई, फिर वापस प्लेट की जानिब देखने लगा। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। उन्होंने जोर से टेबल पर हाथ मारा। प्लेटें लरस गई। निहाल ने निगाहें सारा मलिक पर डाली। उनकी आंखों में इल्तिजा थी। फिर वो धीरे से बोला, लफ्ज़ टूट टूट कर निकल रहे थे। मम्मा, ऐसा नहीं कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। उसकी झुंझलाहट भरी आवाज़ पर वहाज मलक का गुस्सा और भी भड़का था। एक झटके में उन्होंने इसकी प्लेट उठाकर दूर फेंक दी। प्लेट ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गई थी। तो तेरा मतलब मेरी भतीजी झूठ बोल रही है? यहाँ निहाल का सब्र टूटा था। वो एकदम से खड़ा हुआ और पहली बार सीधा उनकी आंखों में देखकर बोला, इसलिए मैंने जवाब देना भी गवारा नहीं किया, क्योंकि आपको बेटे से ज़्यादा भतीजी अजीज़ है। हर लफ्ज़ इसने दर्द से निचोड़ कर निकाला था। तू अब इतना बड़ा हो गया है कि बाप के सामने आवाज़ उठा रहा है? वहाज मलक गरजे थे। पहली जिंदगी में कुछ बनकर दिखा। बुज़दिल और नाकाम लोग ही दूसरों की कामयाबी देखकर चलते हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इन्हें एहसास तक नहीं हुआ। इनके अल्फाज उसके दिल को चीर रहे थे और शायद सालों से चीरते आए थे। निहाल की आंखों में आंसू आए, मगर इस बार वो चुप नहीं रहा। यू आर दी वर्स्ट डैड इन द वर्ल्ड।
यू आर दी वर्स्ट डैड इन द वर्ल्ड। उसकी चीख कमरे में गूंज उठी थी। अगले ही लम्हे चटाक वहाज मलक का जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। उसका चश्मा जमीन पर गिर गया, होंठ फट गया, खून निकलने लगा। बाल बिखरे थे, सुर्ख होती हेजल ग्रीन आंखें। वो सीधे इनकी जानिब देख रहा था, फिर होंठों से बहते खून को अंगूठे से साफ करते धीरे से बोला, आई हेट यू। और वो मुड़कर चल दिया। जाते जाते उसने दलारा पर एक नफरत भरी निगाह डाली, जो हाथ मुंह पर रखे हुए बेयकीनी से सब कुछ देख रही थी। वो नफरत से सर झटक कर सीधा अपने कमरे में चला गया। दलारा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने बस हल्का सा मजाक किया था, मगर ये सब। वो सहमी हुई वहाज के पास आई। उसने ऐसा कुछ नहीं कहा पुप्पो जान, मैंने बस मजाक किया था। आप उसके साथ बहुत गलत कर गए हैं। इसकी आवाज़ टूट गई थी। आप वो पुराने वाले पुप्स नहीं रहे। आप बदल गए हैं और मैं अब यहाँ नहीं आऊँगी। वो रोती हुई फौरन से दायान को कॉल करने लगी ताकि वो यहाँ आकर इसको ले जाए। अर्जुल अपने केबिन में बैठा फाइल पर झुका हुआ मार्कर से कुछ पॉइंट मार्क कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुला। मिस एजन, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? उसने बिना सर उठाए आने वाले से पूछा, जो अब इसकी टेबल पर ब्लैक कॉफ़ी का मग रख चुका था। कोई जवाब न मिलने पर अर्जुल ने सर उठाया तो सामने मक्की को देखकर वो ठिठका था। उसने अपनी आंखों से फ्रेम ग्लासेस उतारे और मक्की को देखते आईब्रो झुकाई। मिस एजन कहाँ है? अर्जुल का सवाल सुनकर मक्की ने ऐसा मुंह बनाया जैसे कड़वी गोली निगल ली हो। सर, मिस हेजन 2 दिन की लीव पर हैं। मक्की का जवाब सुनते अर्जुल के अंदर एक हल्की सी परेशानी दौड़ गई थी। कल वो जिस तरह से खौफजदा थी, अर्जुल को लगा शायद उसकी तबीयत खराब हो गई होगी। रिजाइन? उसने रीज़न? उसने मुख्तसर सा पूछा और वापस ग्लासेस पहनकर फाइल में मसरूफ हो गया। सर, उनकी बेस्ट फ्रेंड की शादी है। मक्की के जवाब पर अर्जुल ने सिर्फ हल्का सा कहा, जिसका मतलब वाज़ेह था कि अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ। सर, मैं आपकी कुछ मदद कर दूँ? शाजिम सर ने मुझे इन 2 दिनों के लिए आपका असिस्टेंट बनने को कहा है। मक्की ने उम्मीद भरी निगाहों से देखा। नो थैंक्स, आई कैन हैंडल। अर्जुल ने बिना सर उठाए जवाब दिया। मक्की मुंह बनाता गुस्से से भरा हुआ वहां से चला गया। अर्जुल ने फाइल बंद की और विंडो की जानिब देखने लगा। उसे एहसास हुआ केबिन कितना खाली और खामोश लग रहा था। वो जानता था कि हेजन वहां नहीं है, फिर भी इसका दिमाग बार बार उसकी घबराई हुई आंखों और उसके कांपते हाथों की जानिब जा रहा था। उसने फ़ोन उठाया, लेकिन शायद अभी कॉल करना सही नहीं था। उसने लंबी सांस ली और फिर से अपने काम में लग गया। अहम मे आई कम इन, मिस्टर हैंडसम दोरानी? दरवाज़ा हल्का सा खोलकर अपना सर अंदर करते हुए आरेश ने एक ड्रामेटिक अंदाज में कहा। फिल्मों के साथ साथ अपने घर में भी एक्टिंग करते अपने इस छोटे से शहजादे को देखकर शाजिम दोरानी मुस्कुराए और इसे अंदर आने का इशारा किया। क्या बात है, आज इतने बड़े एक्टर को फुर्सत मिल गई अपने दीदार करवाने की। खुश नसीब है हम तो। शाजिम दोरानी के तंज पर आरेश हंसता हुआ आरेश हंसा और इनके साथ ही सोफे पर बैठ गया। उसने अपना सर शाजिम के कंधे पर रखा और अपने दोनों हाथ इनकी गिर्द लपेट लिए। सॉरी यार डैड, आपको पता है ना ये मॉडलिंग और एक्टिंग के शेड्यूल्स कितने टफ होते हैं। अर्जल भाई, नूरा और आप तीनों बिजनेस से रिलेटेड हो, इसलिए साथ में काम करते हो, पर मुझ जैसे गरीब का हाल भी समझे। क्या मुझे खुशी होती है कि फैमिली के साथ टाइम ना स्पेंड करूं? आरेश ने मासूमियत और नाराज़गी के अंदाज में शिकवा किया था। शाजिम दुरानी के शिकवे पर आरेश ने फौरन से सर उठाया और उनके गाल खींचे। अच्छा ओके डैड, इसलिए आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ। आपका हर हुक्म सर आंखों पर। आरेश की बात पर शाजिम मुस्कुराए और कुछ सोचते हुए बोले, अच्छा ठीक है, आज शाम को तैयार रहना, हमें एक शादी अटेंड करनी है। किसकी? आरेश ने फौरन से पूछा। हमारे दुरानी कंपनीज के एक बहुत ईमानदार वर्कर हैं, लगभग 20 साल से हमारी कंपनी से जुड़े हैं। उनकी बेटी की शादी है, उन्होंने बहुत एहतराम से हम सबको बुलाया है। लेकिन तुम अपनी मॉम को जानते हो कितनी स्टेटस माइंडेड है, इसलिए मैंने इसे पूछना तक गवारा नहीं समझा। काजिम और रानिया भी मसरूफ़ हैं, और तुम्हारे भाई बहन अर्जल और अनूरल का तो पूछो ही मत। रहे दलारा और दयान, वो यूनिवर्सिटी से आते ही थक जाएंगे, इसीलिए मैंने फैसला किया है कि हम दोनों जाएंगे। शाजिम दुरानी की बात पर आरेश ने सर झुकाया और अपने दिल पर हाथ रखते बोला, भला अपने डैड का हुक्म इनका छोटा शेर कैसे टाल सकता है। इसके इस ड्रामेटिक अंदाज पर शाजिम दुरानी ने इसके कान पकड़ लिए। अच्छा तुम यहाँ भी एक्टिंग करना नहीं छोड़ोगे? और फिर इस कमरे की फिजा में बाप बेटे की हंसी और कहकहे गूंज उठे। महानूर पिछले 2 दिन से शिद- शिद्दत के साथ इस डॉक्टर का इंतजार कर रही थी, मगर वो था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बारे में पूछ पूछ कर वो इन चारों की जान हलकान कर चुकी थी, यहाँ तक कि अब वो लोग भी इससे बचकर फिरने लगे थे।
उन 2 दिनों में महानूर ने इस आलीशान मेंशन का हर कोना देख डाला था। कभी लूडो के साथ खेलती, कभी अपने बेशुमार सवालों से सबका दिमाग खाती। जो कपड़े उसने पहने थे वो बेहद पसंद आए थे। इससे हैरानगी भी थी कि इतनी जल्दी इतने खूबसूरत कपड़ों का इंतजाम कैसे हो गया। उस घर में इसके सिवा कोई और लड़की नजर नहीं आई थी। अचानक इसे एहान की वो बात याद आई। लड्डू का खूबसूरत मालकिन। महानूर ने हल्की सी भौहें सकेड़ी। कहीं ये इसकी मालकिन के कपड़े तो नहीं। उसने कंधे उचकाए। शायद उस डॉक्टर की बीवी होगी। और फिर इसका दिमाग खुद ही अंदेशों के जाल बुनने लगा। कितना कमाता होगा ये डॉक्टर जो इतना आलीशान मेंशन खरीद रखा है। उसके दिल में हल्की सी जलन होने लगी। मैं भी डॉक्टर हूँ, मगर आज तक ऐसा घर नहीं बना पाई। वो चलती चलती अचानक रुकी। उसके सामने एक कमरा था जिसके दरवाजे पर एक प्रिंसेस की खूबसूरत ड्राइंग बनी थी। ऊपर लिखे हरूफ थे एच और इन पर एक नाजुक सा क्राउन बना था। ये जरूरी सी मालकिन का कमरा होगा। उसकी आंखों में तजस्सुस चमका। उसने धीरे से दरवाजा खोला और वह आसानी से खुल गया। अंदर कदम रखते इसकी निगाहें सीधा बेड पर गई जहाँ लड्डू आराम से सो रहा था। लड्डू तो यहाँ। वो मुस्कुराकर इसके पास बैठी और इसे उठा लिया। तभी इसकी निगाह लड्डू के नीचे दबे एक फ्रॉक पर पड़ी, जैसे वो इस कपड़ों से किसी की खुशबू महसूस कर रहा हो। महानूर की निगाहें अब कमरे में घूमने लगी और फिर एकदम से रुक गई। सामने दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर थी। एक लड़की नूर से भरी हुई, जैसे कोई जमीन पर उतरी हुई हूर हो। बड़ी बड़ी सुनहरी आंखें, लंबे सुनहरी बाल और होठों पर मासूम सी मुस्कुराहट। हाथों में एक सनफ्लावर। पूरा कमरा पीले रंग से सजा था, जैसे सूरज की रोशनी को कैद कर लिया गया हो। महानूर हैरान रह गई। अजीब लड़की है। इस उम्र की लड़कियां पिंक पसंद करती हैं और ये। उसने धीरे से मुस्कुराया। येलो। इसका दिल अजीब सी कशिश महसूस कर रहा था, मगर वक्त कम था, इसलिए वो बाकी कमरों की जानिब बढ़ गई। चलते चलते वो एक और दरवाजे के सामने आ रुकी। ये दरवाज़ा पहले से मुख्तलिफ था। इस पर पासवर्ड लगा था और ऊपर लिखा था KH, जिसके ऊपर एक सुनहरी आंखों वाला जैगवार बना था और इसके सर पर एक बादशाह का ताज था। महानूर ने एक लम्हे को सोचा, कहीं ये ही असली जैगवार तो नहीं। फिर खुद ही सर झटका। चलो देखते हैं। पासवर्ड के लिए 9 हरूफ दिए गए थे। HKATANINI। महानूर ने एक एक कम्बिनेशन ट्राई किया, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। कुछ देर के बाद ये एक जिद बन गई। मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ और ये छोटा सा पजल सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। उसने झुंझलाकर हरूफ इधर उधर करने शुरू किए। आखिर लड्डू के सामने इसकी इज्जत का सवाल था। और अचानक क्लिक, दरवाज़ा खुल गया। महानूर की आंखों में हैरानगी महानूर की आंखों में हैरानी चमक उठी थी। सीरियसली? वो लड्डू को साथ लिए अंदर दाखिल हुई। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर वही सुनहरी आंखों वाला जैगवार चमक रहा था। नीचे LED लाइट्स जगमगा रहे थे। नीचे LED लेटर्स जगमगा रहे थे। महानूर धीरे धीरे आगे बढ़ी और एक एक हरूफ पढ़ने लगी। NITAHNAI। वो रुक गई। ये क्या है? फिर इसके जहन में एक बिजली सी कूदी। उसने धीरे से उल्टा पड़ा। कयान खातीन। इसकी आंखों में हैरानगी और गहरी हुई। तभी लड्डू इसके हाथ से अचानक छलांग लगाकर आगे भागा। महानूर भी इसके पीछे गई और जो मंजर उसने देखा वो वहीं ठिठक गई। बेड पर एक शख्स उल्टा लेटा हुआ था, बिना शर्ट के। उसकी पुश्त पर बना टैटू महानूर की सांसें रोक गया था। एक बड़ा खंजर जिसे एक काले सांप ने लपेटा हुआ था और ऊपर एक बादशाह का ताज। लड्डू जाकर इसके पास बैठ गया और अपनी मुलायम पुश्त इसके हाथ से रगड़ने लगा, जैसे उसे जगाना चाहता हो या बताना चाहता हो कि वो आ चुका है। उस शख्स ने नींद में ही हाथ बढ़ाकर लड्डू को अपने करीब किया और इसे प्यार से एक बोसा दिया। महानूर का चेहरा सुर्ख पड़ गया था, क्योंकि लड्डू को उसने अभी कुछ देर पहले इसी जगह चूमा था और उस शख्स के मुड़ने से पहले ही महानूर सांस रोककर वहां से रफू चक्कर हो गई थी। यहाँ से फतूर इश्क की किस्त नंबर 15 शुरू होती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नॉवेल्स बाय माजिद को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें साथ। आरिश इस वक्त वाइट 3 पीस सूट में मलबूस बेहद हैंडसम लग रहा था। वो अपने डैड के साथ शादी अटेंड करने आया था। जैसे वो लोग अंदर दाखिल हुए, बदर साहिब और इनके बेगम इस्तकबाल के लिए आए। सर, हमें यकीन नहीं आ रहा, आप सच में हमारी शादी में शिरकत करने आए हैं। बदर साहिब खुशी से इनके हाथ थाम चुका था, जिस पर शाजिम दौरानी मुस्कुराए थे। आप हमारी कंपनी के इतने वफादार एम्प्लॉय रहे हैं और कंपनी के हर उतार चढ़ाव के बावजूद आप हमेशा हमारे साथ रहे। भला आपकी खुशी में हम शिरकत कैसे नहीं करते।
शाजिम दुरानी के अल्फाज ने इसकी खुशी में दुगना इजाफा किया था, जबकि आरेश को वहां देखकर लड़कियों का झुंड इसके पास पहुंच गया और धीरे धीरे सब इसके साथ तस्वीर लेने लगे। शाजिम दुरानी की निगाहें अचानक हेजन पर पड़ी, जो एक कोने में खड़ी दुनिया से लापरवाह किसी गहरी सोच में गुम थी। इसे यहाँ देखकर शाजिम दुरानी को खुशगवार एहसास हुआ और वो फौरन से इसके पास पहुंचा। हेजन बेटा, आप यहाँ? किसी के पुकारने पर हेजन होश में आई। उन्हें देखकर वो बौखला गई, फिर सलाम किया। वो सर, मेरी दोस्त का निकाह है। हेजन के बताने पर शाजिम दुरानी मुस्कुराए थे। अच्छा, तो आप इसीलिए उदास लग रही हैं। इनकी बात पर हेजन बस हल्का सा मुस्कुराई। उसे अंदर ही अंदर बहारे की फिक्र हो रही थी। आज उसकी हालत बहुत मुख्तलिफ लगी। वो ना कुछ बोल रही थी ना कुछ सुन रही थी, बस एक बेजान गुड़िया की तरह बैठी थी और सबके हुक्म की तकमील कर रही थी। या अल्लाह, मुझसे जो कुछ भी हुआ वो मैंने बहारे के लिए किया। आप मुझसे बेहतर जानते हैं, तो बस मैं आपसे बस यही दुआ करती हूँ कि इसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दें। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी। वक्त बहुत निकल चुका था। मौलवी साहब भी आ गए थे, लेकिन अभी तक दूल्हे वालों की आमद नहीं हुई थी। बदर साहिब अंदर ही अंदर बहुत परेशान हो रहे थे और शाजिम दुरानी इन्हें तसल्ली दे रहे थे। आरेश बेजार सा खड़ा इस शादी के होने का वेट कर रहा था। यहाँ के लोग मुसलसल फोटोज और ऑटोग्राफ के लिए पूछ पूछ कर इसकी जान हलकान कर चुके थे। आरेश की नज़र बस हेजन पर पड़ी तो वो इसे बहुत घबराई हुई लगी। वो अभी इसके पास जाकर पूछता कि तभी दूल्हे वाले आ गए। बदर साहिब के फूले हुए आसाब ढीले पड़े और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते उनके पास पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम, आपको आने में बहुत देर हो गई। मौलवी साहिब कब से इंतज़ार कर रहे हैं। बदर साहिब इनसे सलाम करते इनके गले लगना चाहते थे कि दूल्हे के बाप ने हाथ के इशारे से रोक दिया और गुस्से से बोले, तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती बदर, हमारे साथ ऐसा करते हुए। दूल्हे की गरजदार आवाज़ पर हाल में सन्नाटा छाया, जबकि बदर साहिब नासमझी से इन्हें देखने लगे। मेरे बेटे के साथ बांधने के लिए तुम्हें अपनी बेट मेरे बेटे के साथ बांधने के लिए तुम्हें अपनी बदकिरदार बेटी ही मिली। इस बार दूल्हे की मां ने जहर उगला था, जिस पर बदर साहिब को गुस्सा आ गया। खबरदार, मेरी बेटी को जो बदकिरदार कहा तो मैं आपका औरत होने का लिहाज भी नहीं करूंगा। भूल गई, वो आप ही थी जो मेरी बेटी के लिए रिश्ते के लिए बेताब थी। हाँ, भूल हो गई हमसे। दिखने में तो कितनी मासूम और हुरूर जैसी है, लेकिन करतूत इसके मुख्तलिफ है। कितनी बार इस नालायक से कहा, बेटा हुसन के जाल में मत फंस। बस इसने जान हलकान कर रखी थी आपकी बेटी के लिए, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, ऐन वक्त पर आपकी बेटी की आशिकी के बारे में पता चल गया। वो औरत निहायत ही नफरत से बोली। बदर साहिब गुस्से से आगे बढ़े, लेकिन शाजिम दुरानी ने इन्हें थाम लिया। क्या बकवास है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। कोई आशिक वाशिक नहीं है उसका। ज़रूर अपने बेटे के करतूत छुपाने के लिए मेरी मासूम बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बदर साहिब चीखते हुए बोले। तभी दूल्हा बोला, मैंने ऐसी कोई करतूत नहीं की, बल्कि मैंने आपकी बेटी से सच्चे दिल से मोहब्बत की, यहाँ तक कि इसके लिए अपने माँ बाप के खिलाफ भी जाने को तैयार हो गया। वरना रिश्तों की कमी नहीं है। और आपकी गुजारिश में एक और बात रख दूं कि आपकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड कुछ दिन पहले हमारे घर आई और शादी रोकने के लिए मिन्नत करने लगी। वजह पूछने पर बोली कि आपकी बेटी किसी और से मोहब्बत करती है और वो इस शादी के लिए राजी नहीं है। यकीन नहीं आ रहा तो आप इससे पूछ लें, वही खड़ी है ना। दूल्हे ने हेजन की जानिब इशारा किया। बदर साहिब की निगाहें पड़ते ही हेजन ने शर्मिंदगी से निगाहें झुका ली। फिर भी मैंने इस दिन यकीन नहीं किया, क्योंकि मुझे बहारे से कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैंने उस दिन यकीन नहीं किया, क्योंकि मुझे बहारे से कभी ऐसी उम्मीद नहीं थी। वो जो दूसरे लड़कों को देखना या बात करने से कतराती थी, भला वो किसी के साथ छुपकर आशिकी क्यों करती। लेकिन आज आपकी बेटी ने मेरी आंखों से पट्टी खोल दी और मुझे यकीन दिला दिया कि मैं कितना गलत था। और ये सब आपकी तरबियत। वो अपना जुमला मुकम्मल करता कि आरेश इसके सामने आ गया। बात करने की तमीज़ होती है, अपने हाथ और ज़बान को संभाल कर रखो। आरेश ने गुस्से से अपनी हेजल ब्लू आंखों से इसे वार्न किया। दूल्हा अचानक कहका लगाकर हंसने लगा और तालियां बजाने लगा। तो आशिक भी यही है। अबे तो कैसा आशिक है जो अपनी महबूबा की शादी अटेंड करने आया है। इससे काम हो गया क्या। आरेश ने गुस्से से एक मुक्का इसके मुंह पर मारा, जिससे वो संभल नहीं पाया और नीचे गिर गया। हो गई बकवास, या और भी मुक्के खाने हैं। वो गरजा था। दूल्हा फिर से उठा। अब देख मैं कैसे तेरी अकड़ निकालता हूँ, कहता हुआ वो आरेश को इग्नोर करता शाजिम और बदर साहिब के पास गया और अपना फ़ोन निकालकर इन्हें एक वीडियो दिखाने लगा। वीडियो देखकर बदर साहिब के हाथ से फ़ोन छूट गया और वो नीचे बैठ गए, जबकि शाजिम दुरानी इन्हें सहारा देते अभी भी बेयकीनी से फ़ोन और आरेश को देख रहे थे। आरेश ने फ़ोन फ़ौरन से उठाया और वीडियो देखने लगा और सच में इसका होश उड़ गया। वीडियो में वही मंजर था जहाँ वो बहारे को किस कर रहा था और किसी ने छुपकर इसका वीडियो बना लिया था।
निकल गई ना अकड़, बोलती हो गई ना बंद। बड़ा आया मुझे तमीज़ सिखाने वाला। तुझे में तुझ में तमीज़ होती तो शादी से पहले ऐसी हरकत ना करता। और बदर साहिब, आपकी बेटी आपको मुबारक। दूल्हे ने यह कहकर अपनी फैमिली के साथ दूल्हा ये कहकर फैमिली के साथ चला गया। आरिश कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि इस बार गलती उसकी थी, वरना वो दूल्हे साहिब को अच्छे तरीके से बताता कि आखिर तमीज़ होती क्या है। फिर इसका जहन इस वीडियो की जानिब गया। मतलब वो वही बहारी की शादी अटेंड करने आया था जिसके साथ वो इस दिन बेहोशी में गलती कर बैठा था। अभी वो कुछ बोलता कि शाजिम दौरानी फौरन से उठे और इसे जोर से अपनी जानिब खींचा, और फिर जो पिछले 25 सालों में कभी नहीं हुआ था, शाजिम दौरानी ने पहली बार अपने शहजादे के मुंह पर थप्पड़ मारा। आरिश बेयकीनी से अपने बाप को देख रहा था। डैड, जबान मत खोलो। आरिश, आज मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपना बेटा कहते। शाजिम अपने लफ्जों से इसे और खुद को दुख दे रहे थे। डैड, आई स्वेयर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो बस बेहोशी में मुझसे। बस, शाजिम धाड़े थे। तुम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो, अब इस नुकसान का तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब इसका नुकसान तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा निकाह अभी और इसी वक्त बहारे बदर यासीन से होगा। पर डैड, मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ? आपको पता है ना मैं नीना से मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़ डैड। वो सब तुम्हें ऐसी गलती करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं माफ़ी मांग लूँगा, वीडियो सोशल मीडिया से डिलीट भी करवा दूंगा, लेकिन ये जुल्म मत कीजिए। ठीक है, अगर तुम्हें मेरा फैसला मंजूर नहीं तो तुम मुझसे रिश्ता तोड़ लो और मेरे घर से निकल जाओ। मैं अर्जल को कॉल करता हूँ, वो मेरा कोई भी फैसला नहीं टालेगा। शाजिम दौरानी अपना आखिरी फैसला सुना चुके थे। आरिश उनकी संजीदा लहजे को समझ गया था। ये उसकी गलती थी और इसे ही सजा भुगतनी थी। खून का घूंट पीकर वो निकाह के लिए राजी हो गया। शाजिम दौरानी ने बदर साहिब को संभाला और इन्हें समझाया और इन्हें भी निकाह के लिए राजी कर लिया। कुछ ही देर में बहारे बदर यासीन बहारे आरिश दौरानी बन चुकी थी। निकाह के बाद आरिश वहां नहीं रुका, बल्कि तनाव और गुस्से के साथ वहां से चला गया। शाजिम दुरानी और बहारे और हेजन के साथ दुरानी मेंशन के अंदर दाखिल हुए तो लाउंज में सभी लोग मौजूद थे। आरिश अपना सर पकड़कर बैठा था जबकि हानिया गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। अर्जल फोन पर किसी से बात कर रहा था। दलारा, दयान और अनुरल एक साथ खड़े हुए तूफान आने के इंतजार कर रहे थे, जबकि काजिम और रानिया हशमत और आमना बेगम को कुछ समझा रहे थे। नीना भी वहां पर मौजूद थी। वो भी इस वीडियो को देखकर गुस्से से आरिश से पूछने लगी। जब आरिश ने आकर इन सब के सरों पर बम फोड़ा, तब से हानिया बेचैन थी और शाजिम के आने का इंतजार कर रही थी। जब नीना की नज़र बहारी पर पड़ी तो गुस्से से उठी और इसके पास आई। अभी वो इस पर हाथ उठाती कि हेजन बीच में आकर इसका हाथ जकड़ चुकी थी। यू बिच, छोड़ मेरा हाथ। नीना गुस्से से चीखी थी। हेजन ने उसका हाथ झटका था। आइंदा बहारे पर हाथ उठाने का सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इसे जान से मार दूंगी। इसने मेरे आरेश को मुझसे छीन लिया। आवाज नीचे, और कोई किसी को नहीं छीनता। अल्लाह जिसके नसीब में जो लिखता है वो इन्हें मिल ही जाता है। हम लाख कोशिश कर लें दूसरों को से कुछ भी छीनने की, पर होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। ओह शट अप, तुम दोनों ने मिलकर ये सब प्लान किया और मेरे आरेश को मुझसे छीन लिया। नीना फिर से बहारे की जानिब बढ़ी, लेकिन हेजन फौरन से इसके सामने आ गई। जैसे जिसकी नीयत वैसे इसकी बरकत। हेजन ने नीना की आंखों में आंखें डालकर बहुत कुछ कह दिया था, जिस पर वो कुछ लम्हों के लिए चुप हो गई। दलारा जो बहारे को सर से पांव तक स्कैन कर रही थी, फौरन से अनुरल के कान में बोली, यार अनुरल आपो, आरिश भाई की तो लॉटरी लग गई, इन्हें तो चलती फिरती बारबी डॉल मिल गई है। उसकी सरगोशी पर अनुरल मुस्कुराई और इसे चुप रहने का इशारा किया। हानिया गुस्से से हेजन के पास आई और इसे खींचते हुए एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा, जिस पर वो जमीन पर गिर गई। हानिया, शाजिम धाड़े और हेजन के पास जाने लगे कि हानिया ने इससे पहले ही इसे उठाकर एक और थप्पड़ मार दिया। नीना ने एक नज़र बहारे को देखा, जो अभी भी बुत बने खड़ी थी, जैसे इसे किसी भी चीज़ का होश ना हो। वो साकित खड़ी थी, चेहरे पर ढूंढने से भी कोई तासुर नहीं मिल रहा था। अर्जल जो अभी कॉल पर बात करके आया था, अपनी मोम को हेजन से झंझोड़ते हुए देखकर फौरन से इनके पास आया और हेजन को इनसे अलग किया। अज्जू छोड़ो, तुम, आज मैं इस लड़की को कत्ल कर दूंगी। बहुत ही मक्कार और मिसनी लड़की है ये, सब कुछ इसी ने किया है। वो अर्जल से खुद को छुड़वाने लगी, लेकिन इसकी गिरफ्त सख्त थी। हेजन बेयकीनी से हाथ गाल पर रखे इन्हें देख रही थी। तुम पागल हो गई हो हानिया, शाजिम चीखे थे। तुम्हारे शहजादे की गलती पर तुम इस बेचारी पर क्यों गुस्सा निकाल रही हो? इसका क्या कसूर है? शाजिम हेजन को अपने पीछे करते बोला। जानती हूँ मैं इसे अच्छे से, हानिया चिल्लाई थी। आरेश ने जो कुछ मुझे बताया, इसमें साफ साफ पता चल रहा है ये सब इसी लड़की का प्लान है। शायद इसके दोस्त
मेरी बेटी को शायद उसकी ये बे- शायद उसकी ये दोस्त मेरे बेटे की कोई 2 टके की फ़ैन होगी जिसके सपने थे कि वो इससे शादी करेगा। जब ऐसा मुमकिन नहीं हुआ तो इस चालाक लोमड़ी हेज़ल ने प्लान बनाया। पहले दूल्हे वालों के घर जाकर रिश्ता तोड़ने की कोशिश की ताकि ये जाहिर कर सके कि इसके दोस्त की ज़िंदगी में कोई है। फिर इसने चालाकी से अपनी दोस्त को पार्टी में लाया और मेरे बेटे के जूस में कुछ मिला दिया। कुछ वो क्योंकि वो कह रहा था कि इसी के हाथ से जूस पिया था। और दोनों का वीडियो भी इसी ने बनाकर अपलोड किया। ये सब इसी ने किया है ताकि इसकी दोस्त इस घर की छोटी बहू बन जाए और ये खुद बड़ी बहू। हानिया नफरत से चिल्लाते बोली थी। इसके इल्ज़ाम पर हेज़न तड़प गई। देखिए, मैं इतनी गिरी हुई लड़की नहीं हूँ अपने मकसद के लिए अपनी दोस्त को बदकिरदारी का निशाना बना दूँ। हाँ, मैं गई थी उसकी शादी रोकने के लिए क्योंकि मेरी बहारें शादी के लिए तैयार नहीं थी और इसे पार्टी पर मैंने नहीं बल्कि म्यूजिक डायरेक्टर सफ़ीर सर ने बुलाया था। रही बात जूस की तो हाँ, मैंने दिया था लेकिन मक्की ने मुझे वो ट्रे पकड़ाई थी और इसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे आज खुद इल्म हुआ है। हेजन मुश्किल से अपने आंसू रोककर सफाई देने लगी। वो भी तुम्हारा ही प्लान होगा। अपनी दोस्त को सफ़ीर के पास तुमने भेजा होगा। हानिया किसी भी तरह बहारे को अपने घर में बहू के तौर पर कबूल करने को तैयार नहीं थी। अज्जू, तुम पुलिस को कॉल करो और पता करवाओ कि आखिर वो वीडियो किसने लीक की। साथ ही मक्की को भी बुलाओ। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हानिया की बात पर अर्जल ने होंठ भींचे थे। मॉम, आई नो आप हमारे लिए पॉजेसिव हैं लेकिन मैं ये सब संभाल लूंगा। आप अपने कमरे में जाएं, आपकी तबीयत खराब हो रही है। नहीं, पुलिस को बुलाओ। जब मेरी वफादारी और किरदार पर बात आई है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। हेजन शाजिम से बोली जो इसे यहाँ से जाने को कह रहे थे। बहुत समझाने के बाद ना हानिया मानी ना हेजन। आखिर अर्जल को पुलिस और मक्की को कॉल करके बुलाना पड़ा। कुछ ही देर में वो वहाँ पहुँच गए। जब मक्की से पूछगछ की गई तो इसने फौरन से इनकार कर दिया कि उसने हेजन को जूस का ट्रे दिया था, बल्कि इसने सबके सरों पर एक और बम फोड़ा कि उसने हेजन को जूस में कुछ मिलाते हुए देखा। ये सुनकर हेजन के साथ साथ सब लोग चौंक गए। हेजन बेयकीनी से मक्की को देख रही थी जो एक शैतानी मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाल कर फिर से मासूम बन गया। इतने में पुलिस भी साइबर क्राइम की मदद से वीडियो डिलीट करवा चुकी थी और अर्जल से बोली, सर ये वीडियो मिस हेजन के फ़ोन से अपलोड किया गया है। हमने जब नंबर ट्रैक किया तो इन्हीं का शो हो रहा है। हेजन की जान जैसे निकल गई थी। खुद पर इतना बड़ा इल्ज़ाम देखकर इसका दिल टूट गया। आंखों से आंसू निकले थे। वो फौरन बहारे के पास गई। बहारे, ये सब यकीन करें या ना करें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझ पर यकीन करती हो ना। वो उम्मीद भरी निगाहों से इसे देखने लगी, लेकिन बहारे अब साकित थी, एक बेजान गुड़िया की तरह। देखा, मैंने कहा था ना, ये सब इसी लड़की की चाल है। हानिया नफरत से बोली। अब इसे पुलिस के हवाले करो। आरेश, जो अब तक सब कुछ अपनी गलती समझकर पछता रहा था, इस सच के सामने आने पर हेजन और बहारे की मासूमियत से नफरत होने लगी। कैसे वो अपने मकसद पूरा करने के लिए खुद की इज्जत दांव पर लगाने को तैयार हो गई। बहारी को खामोश देखकर हेजन भी चुप हो गई। अब वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। सबूत उसके खिलाफ थे। उसने एक नज़र मक्की पर डाली जिसके चेहरे पर अब भी वही शैतानी मुस्कुराहट थी। लेडी पुलिस हेजन की जानिब बढ़ी ही थी कि वो कहीं नहीं जाएगी। अर्जल धाड़ा था। सब साकित हो गए। ये लड़की तुम्हारी भाई की जिंदगी। हानिया का जुमला मुकम्मल होने से पहले अर्जन लंबे लंबे कदम भरते हेजन के पास आया। हेजन को लगा वो इस पर यकीन करेगा। उसे बस बहारे और शख्स के भरोसे की ज़रूरत थी। गेट आउट, अर्जल ने दरवाजे की जानिब देखते कहा। लेकिन सर, आई सेड गेट आउट मिस हेजन। यहाँ से फौरन चली जाएं। इसकी आंखों में जलते शोलों को देखकर हेजन का दिल टूट गया। वो मुंह पर हाथ रखकर रोती हुई वहां से चली गई। अर्जल इसका रोता हुआ चेहरा देखकर जब्त से आंखें और मुठियां भीग चुका था। हानिया को अर्जल पर गुस्सा आया। वो क्यों इसे पुलिस के हवाले करने से रोक रहा था, मगर एक बात से वो खुश थी कि हेजन को वो ऑफिस से निकाल देगा। रही बहारें तो वो जल्द ही आरेश को इसे डिवोर्स देने पर मजबूर कर देंगी और नीना से इसकी शादी करवा देंगी। ये सोचकर वो अंदर ही अंदर सुकून महसूस करने लगी। वो ऐसी ही थी, जब बात इसकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलती तो वो बेचैन हो जाती और फिर हर हाल में सब कुछ अपने हिसाब से करने की कोशिश करती। मगर इस बार इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने बस हेजन पर ऐसा ही शक किया। लेकिन वो सच ही हो गया। इसका मतलब ये सब इसी लड़की ने किया। इन्हें हेजन से और भी नफरत होने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कोई और था। यहाँ पर एपिसोड 14 और 15 ख़त्म होती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये हेजन ने किया है या किसी और ने। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।